हमारे जो पुराने भाई बहन हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब वीडियो में व्यू आता है तभी एक इंसान के अंदर ऊर्जा आती है उस वीडियो को बनाने के लिए। और मैं 3 या 4 दिन से अगर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ तो इसका मुख्य कारण है कि जब वीडियो में व्यू नहीं आता है तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ मेरे भाई बहन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 1% भी अगर हमारे चैनल से लाभ हो रहा है, मैं आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, 1% भी अगर लाभ हो रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और किसी को कोई प्रकार की समस्या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अरविंद जायसवाल 3 बार 000 लिख के आप वहाँ फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। पहला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 8 से वही संख्या भाज्य होती है, 8 से वही संख्या भाज्य होती है जो पीछे का 3 अक्षर 8 से कट जाता है। आपको सिर्फ यही देखने की ज़रूरत है कि 8 से अगर पीछे का जो 3 अक्षर कटा वह 8 से भाज्य है, अगर पीछे का 3 अक्षर नहीं कटा तो वह 8 से भाज्य नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे 12,832 तो इसके पीछे का जो संख्या है दोस्तों वो 832 है। 832 जो है वह 8 से भाज्य है, तो ये है भाज्य। अगर 676 आप देखेंगे, इसके पीछे 676 अगर 8 से भाग देंगे तो 8 × 64 हुआ और 65 66 67 जो कि ये नहीं कट रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया 8 से भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वह 8 से भाज्य नहीं हो रहा है। और इसमें से जो दोस्तों ये है और ये तीनों के तीनों 8 से कट रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? जब मैंने टॉपिक वाइज क्लास ली थी तो मैंने उसमें बताया कि था आपसे कि पूरा अगर आप भाग देंगे तो बहुत समय लगेगा। जब ऐसे सवाल आए तो अगर पीछे का 2 संख्या 4 से कट रहा है तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। पीछे का सिर्फ 2 संख्या देखना है कट रहा है या नहीं। तो अगर हम 76 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 होगा और 3 बचेगा, 4 9 36 तो कट गया। इसमें पूछा गया संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगर आप सी चेक करेंगे, बी चेक करेंगे, डी, तो ये कोई भी नहीं कटेगा, आप चेक कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है? अभाज्य अंक श्रृंखला बताना है। आप देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट है, यहाँ 3 से स्टार्ट है, पहला गलत है। इसमें 2 तो है, 5 है, 7 है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं क्योंकि ये 3 से कटता है, तो ये भी गलत है। अगर इसमें हम देखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 19, ये बिल्कुल सही है। नीचे आप देखेंगे एक जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा गया है 3/4, 3/4, फिर लिखा गया है 4/5 और 5/6 और फिर 7/8। पूछा गया सबसे बड़ा कौन है? आप देखेंगे इसका अंतर 1 है और इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है। अगर सभी का अंतर 1 आ रहा है, सभी का अंतर 1 आ रहा है, तो जो बड़ी संख्या वही होगी, वही सबसे बड़ी अंक होगी, और जो छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसको प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले, तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है? दोस्त, जब कभी भी ऐसे सवालों में अधिकतम का नाम ले लिया जाए तो जो संख्या दी गई है 24, 36, 60, इनका सदैव हम मासा निकालते हैं।
इनका सदैव हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। मैं आपको बता दूं मासा निकालने का सबसे जो कारगर तरीका है, पहले ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या से आप काट कर देखिए, जिससे कट जाएगा वही उसका मासा होगा। अगर आप 18 से काटेंगे तो तीनों संख्या नहीं कटेगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप 15 से काटेंगे 60 कट जाएगा, 36 24 नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। अगर 12 से काटेंगे तो 12 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो जो अधिकतम संख्या होगा वह 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक मिला या 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य अधिकतम अंक कितने हैं? अब आप ये बताइए, अगर पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और एक इंसान 40 नंबर पाता है लेकिन वह 40 से फेल हो जाता है, कहने का मतलब अगर उसे 80 मिल जाए तो 40% के बराबर हो जाएगा। तो 40 मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 को मैं 80 लिख सकता हूँ। जो पूर्णांक है वो अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। इससे काटेंगे 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से 80 को काटेंगे 40 बार में, बराबर का तिरछा गुणा, और 40 पंचे 200 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी? आप ये बताइए, अगर पूर्णांक 750 का है और पासिंग मार्क आपका कितना होना चाहिए, 38%। वही पूछा गया 38% मतलब कितना होता है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। 750 गुणे 38 और नीचे 100 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे इसे 19 बार में। आप गुणा करेंगे 19 पचे 95 के 5 हासिल 9, 19 कम 19 और 9 28 हुआ। 285 अंक की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक छात्र ने 6 विषयों में से 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों की प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। मैं आपको बता दूं, आपका एक महामैराथन क्लास आने वाला है जिसमें 150 प्रश्न मैथ के होने वाले हैं, और एक रीजनिंग का महामैराथन होने वाला है जिसमें 150 प्रश्न रीजनिंग के होने वाले हैं। जल्द आपकी क्लास होगी। आपको कमेंट में बताना है कि आपको यह क्लास किस दिन दिया जाए, संडे को या सैटरडे को या मंडे को। आप जिस दिन कहेंगे उस दिन क्लास आपको ये दी जाएगी, जिसमें 150 प्रश्न मैथ के होंगे, 150 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किया। प्रत्येक विषय का अंक 100 है तो उसको कितने प्रतिशत अंक मिले? अब आप ये बताइए, अगर एक विषय का नंबर 100 है और 6 विषय है तो पूर्णांक कितने का हुआ, 600 का हुआ, और उससे प्राप्त कितना हुआ, 470। अगर 470 प्राप्त हुआ, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से हम गुणा करते हैं, और जो हमारा पूर्णांक है वह कितना है, 600। तो 0 से 0 से 0 से 0 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 6, यहाँ क्या बचा, 470। अब 6 से 470 आप भाग दे के देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसे बताने की ज़रूरत हमें नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप चेक कर लीजिएगा। इसका जब भाग देंगे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, जो कि करेक्ट आंसर 78.33 होगा। आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? अब आप ये बताइए, हर चीज़ अपने आप में कितना रुपया होता है, 100 रुपये होता है। अगर वह 50% भोजन पर खर्च कर देता है, 20% किराए पर खर्च कर देता है, तो ऑल ओवर वह कितना खर्च कर देता है, 70। और कुल रुपये कितने, 100। अगर 70 उसने खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, 30। अब यहाँ देखिए, बचा तो 30 है, लेकिन यहाँ कितना बताया जा रहा है, 1500। तो 30 के बराबर है 1500। कहने का मतलब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पूरा पूर्णांक पूछा गया कितना रुपया था, तो मैंने 100 माना था। बस 30 से अगर इसे काटेंगे तो 50 बार में जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब आप ये बताइए 20% का हानि का मतलब हर चीज़ अगर आपने आप में 100 रुपये होता है और 20 रुपये का तुम्हें घाटा हुआ तो वो कितने में बिकी? 80 में। अगर वो 80 में बिकी और पूर्णांक कितने का था, मैंने कितने रुपए का माना? 100। और यहाँ तो बिकी 80 का, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। क्या करना, अब इसे छोटा कर सकते हैं। 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। 4 से अगर काटेंगे तो 4 3 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3750 आया। नीचे 5 है तो 3750 गुणे 5 करेंगे तो 5 जीरो 0, 50 25, 5 सत्ते 35, 36 37 और 5 ते 15 और 3 कितना हुआ? 18। तो 18,750 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक वस्तु 35% के छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब आप ये बताइए, मैंने आपसे क्या कहा है, अगर हर चीज़ अपने आप में 100 होता है और 100 में 35% का छूट दे दिया जाए तो बिकेगा कितने का? 65 का। बिका तो 65 का, लेकिन यहाँ कितने का बताया जा रहा है? 26,000 रुपये। अब कहा गया कि अगर हम केवल 15% की छूट दें, अगर 100 रुपये में अगर हम 15 की केवल छूट दें तो 15 की अगर हम छूट देंगे तो मुझे कितना रुपए मिलेगा? 85 मिलेगा। कहने का मतलब तो यहाँ 85 रुपये हो जाए, क्योंकि 85 उसे बताना है 15 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। हाँ, छोटा करने के लिए 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, 13 से 26 को काटेंगे 2000 हुआ और 2000 गुणे 17 करेंगे, 17 दूना 34,000 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दो समान वस्तुओं को 200 प्रत्येक दर से बेचा जाता है, जिसमें एक पर 10% का लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% का हानि होता है, तो शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर समान वस्तु है और एक ही दर पर बेचा जाता है तो पैसा लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 10% पहले लाभ पर, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, अगर 10 लाभ पर गया तो वह कितने में गया? 110 में। 110 में। और फिर 10% हानि में, अगर हर चीज़ अपने आप में 100 होता है तो अगर 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 में। अब ये बताइए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 11 नवा कितना हुआ? 99। हर चीज़ अपने आप में 100 रुपये होता है, लेकिन बिका कितने का? 99 का। कहने का मतलब 1 रुपये का आपका घाटा हुआ, तो 1% का हानि हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 12 घड़ियाँ बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करो। अब मेरे भाई, कहने का मतलब इसमें है कि अगर आप 12 घड़ी बेचते हैं तो आपको लाभ मिल जाता है। कितना लाभ मिल जाता है? 2 घड़ी का लाभ। कहने का मतलब अगर तुम्हें 2 घड़ी का लाभ 12 घड़ी बेचने पर मिलता है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे और कुल घड़ी कितना आपने बेचा? 12, जिसमें 2 तो लाभ मिल गया, तो आपकी खरीद कितने की पड़ी? 10। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 2 तो आपको लाभ मिल गया, तो आप इसका अंतर देखेंगे, 10 बचेगा। 10 से 100 को करेंगे 10 बार में, 10 को 2 से करेंगे 20 होगा, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, और ब्रिज को मैंने 20 से कर दिया, और मधु वही काम को 10.8 दिनों में कर सकती है, या 10.8 दिन लगाती है। एक साथ काम करने पर दीवार का 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? अब आप ये देखिए, पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो आप पॉइंट को पॉइंट काट दीजिए। अब ये समझिए कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। 72 और 108 का अगर आप लासा लेंगे तो आएगा 216। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर इसे काटेंगे 3 बार में जाएगा, इसे काटेंगे 2 बार में जाएगा।
अब आप ये देखिए, कहने का मतलब बी से ब्रिज एक दिन में 3 काम करता है, यम से मधु एक दिन में 2 काम करती है। कुल काम कितना है, यहाँ बीच में आप देखेंगे 216। अगर कुल काम 216 है तो हमें कुल नहीं करना है, उसका 5/6 भाग, तो हम 5/6 भाग निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से इसे काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 19, 20, 21 और 6 का 36। अब 36 को 5 से गुणा करेंगे, 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, कितना आया 180। कहने का मतलब 180 काम है। अब 180 काम को कितने लोग करते हैं एक दिन में, या एक 3 काम करता है और एक दिन में कितना काम करता है 5, तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। अब आपको बताना है कि काम कितने में होगा, तो आप इसे भाग देंगे, 5 3 15। मैं भाग देकर देख लेता हूँ, आप यहाँ तक समझ चुके हैं आशा करता हूँ, क्योंकि 180 का इसलिए मैं निकाल रहा हूँ केवल 5/6 कहा गया है, तो 216 का 5/6 180 आया। अब हम 180 को भाग दे देंगे, एक दिन में जो ब्रिज करता है 3 और मधु एक दिन में 2, तो कुल मिलाकर 5 काम करते हैं एक दिन में और 180 काम करना है। तो अगर 180 काम करना है तो हम क्या करेंगे, 5 3 यहाँ हो जाएगा 15, 3 बचा 0, 5 6 30, तो कितना दोस्तों आ गया 36। अब 36 को 3.6 क्यों लिखा गया था, इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ मैंने आपसे कहा कि आप भूल जाओ, तो यहाँ पर भी वही आंसर आ गया 3.6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यह आज का लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। 110 मीटर लंबी ट्रेन, उसकी गति 36 किलोमीटर घंटा है। एक ट्रेन 110 मीटर है और वह 36 किलोमीटर घंटा के अंतिम सिरे में एक खंभे को पार करने में लेती है और 53 सेकंड लगते हैं। उसे कितने समय लगते हैं, 53 सेकंड लगते हैं। उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करना है आपको। अब आप ये बताइए हमसे, 110 मीटर तो लंबी ट्रेन है और किलोमीटर घंटा कितनी चल रही है 36। इसे मुझे मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा, ये आपको पता है। अगर हम गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 2 पंचे 10, कितना हुआ 10। कहने का मतलब 10 मीटर सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर जाती है और वह कितना सेकंड चलती है 53, और एक सेकंड में 10 जाती है तो ऑल ओवर वह कितना चली 530। कहने का मतलब 53 सेकंड में उसने 530 मीटर दूरी तय की, और जिसमें केवल लंबी ट्रेन है 110 मीटर, तो केवल लंबी ट्रेन है। तो हम क्या करेंगे, इस 530 से 110 मीटर अगर निकाल देंगे तो 0 3 से निकालेंगे 2, 5 से निकालेंगे 4, 420 जो बचा वही अग्रसिरी से खंभे के प्रारंभिक की दूरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप लोग प्यार देंगे इस वीडियो को तो आप वीडियो डेली आती रहेगी, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद प्लस ड्यूटी करो, हमें रनिंग भी जाना होता है प्लस UPSI की, तो समय नहीं मिल पाता। अगर हम आप लोगों के लिए समय निकालते हैं और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप विश्वास के साथ हमारे साथ लगे हैं तो आपके विश्वास को ज़रूर पूरा किया जाएगा मेरे भाई। बस आप रेगुलरिटी बनाए रखें और थोड़ा बहुत हमारा भी हेल्प कर दिया करें, अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।